नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और अभी हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। तैयार रहिए, हर मंडे आप भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी आने वाले मंडे को भी टेस्ट होगा। याद रखें दोस्तों, टेस्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही एक्टिव रहता है, इसलिए इस दौरान समय निकाल कर आप टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करें। यदि आप बीच में ऐप डाउनलोड करते हैं तो फिर नेक्स्ट मंडे तक वेट कीजिए। दोस्तों, ऐप में अब तक हमारे 48 टेस्ट हो चुके हैं और इनका सॉल्यूशन हम आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। यानी जो टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं उनका डिटेल फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इन क्वेश्चंस को आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं और टेस्ट क्विज वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप ज़रूर वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से भी टेस्ट क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों, एक वोल्टेज और एक करंट साइन वेव की आपको 2 समीकरणें दी गई है। पता कैसे लगा साइन वेव है? वोल्टेज की करंट की समीकरण में देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये वेव जो है ये साइन की है। 200 साइन लिखा हुआ है और 10 साइन लिखा हुआ है। माय डियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा ग्राफिकल एक्सपेंशन से दिखाऊं तो देखो क्या कह रहा है ये अपन से। ये कह रहा है कि वोल्टेज समय के साथ एक लाइन पर चल रहा है, यानी वोल्टेज को इसने यहाँ लेने का प्रयास किया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने वोल्टेज को लिखा है यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो मैं वोल्टेज का कलर चेंज करके लिख दूँ, येलो। वो कह रहा है कि वोल्टेज इस लाइन पर है, इस रेखा पर है। देन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि करंट जो है वो उस वोल्टेज के सापेक्ष π/6 माइनस है। माइनस का मतलब है दोस्तों पीछे। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि पाई को जब अपन डिग्री में रखते हैं तो दोस्तों पाई का मान 180 होता है। दोस्तों, भाग दे दीजिए 180 का, 180 में 6 का उत्तर आ रहा है 30 डिग्री। वो ये कह रहा है कि वोल्टेज जब 0 के सापेक्ष है तो करंट आपका यहाँ है। माय डियर, देखिए ये रहा, आपको मैं दिखा रहा हूँ ग्राफिकल एक्सप्रेशन से। वो कह रहा है कि यहाँ देखिए करंट और वोल्टेज के बीच 30 डिग्री का कोण है और करंट जो है वो 30 डिग्री लैग भी कर रहा है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो एक बार यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख पाएँ। अब देखो ऑप्शन क्या करोगे। करंट जो है वो वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है और माय डियर ये रहा सी ऑप्शन आपके सामने। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वेव वाले क्वेश्चंस को दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि साइन ऐसी थ्योरी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूपीपीसीएल TG2 का आपको एग्ज़ाम देना है तो इसमें से तो ज़रूर आएगा। ये बहुत बड़े लेवल पर थ्योरी को ले जाते हैं, तो इसी तरह की चीज़ें आएगी। दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक से हमें बहुत एक मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। प्रयास करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस फिर आपके लिए जल्दी जल्दी और लेकर आएँ। हो सके तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इसे देख सकें, हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। भाई, कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। प्लीज़ शेयर करें, जितना कर सकते हैं यार। एक ग्रुप में डाल दो, ज़्यादा नहीं तो एक दोस्त को शेयर कर दो, चलो ज़्यादा नहीं तो एक बच्चे को तो शेयर कर ही सकते हो ना। दोस्त को बोल सकते हो ना कि यार इसकी वीडियो देखना एक बार। आइए सेकंड सवाल पर, क्या कह रहे हैं आपसे। संतुलित स्टार संयोजन में लोड में प्रत्येक फेज़ की इम्पीडेंस 10 ओम है। 3 फेज़ पर 400 वोल्ट सप्लाई है। लाइन करंट की गणना करो। देखो दोस्तों, स्टार संयोजन के बारे में एक पॉइंट हम सबको याद है कि इसमें लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। मतलब ये निकलता है कि यदि हम कैसे न कैसे इसकी फेज करंट निकाल दें तो उतना ही मान किसका होगा, लाइन करंट का।
क्योंकि लाइन करंट तो डायरेक्ट कैलकुलेट होना संभव नहीं था यहाँ पर। चलिए हम इसकी फेज़ करंट निकालेंगे। दोस्तों करंट ज्ञात करने के लिए I बराबर V बटे जेड का फॉर्मूला यूज करेंगे। AC है ना, फेज़ करंट निकालने के लिए फेज़ वोल्टेज में फेज़ इम्पीडेंस का भाग दे देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यह है कि फेज़ वोल्टेज तो दिया ही नहीं, दिया क्या है लाइन वोल्टेज। अगर लाइन वोल्टेज दे रखा है तो दोस्तों उसमें √3 का भाग दे दो, फेज़ वोल्टेज आ जाता है। ठीक बात है। और फेज़ का इम्पीडेंस देखो ZP हमें साफ साफ दिया हुआ है, बस तो फिर मान रख दो, उत्तर कर दो, कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा। देखो 400 वोल्ट है, इसमें हम भाग देंगे 1.732 इंटू किसका देंगे 10, यानी 17.32 का भाग देंगे। कैलकुलेशन कर लेना, एक बार और मैं बता देता हूँ, दोबारा सुनो। हमें क्या करना है, 400 में भाग देना है 17.32 का। माय डियर कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर बता देना कितना आ रहा है। सबसे पहले जब कमेंट आएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, उत्तर मिलाना आप कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ज़रूर हमें बताइए उत्तर कितना आ रहा है। तरीका मैंने आपको बता दिया। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे एंड्रॉइड ऐप का, डाउनलोड ज़रूर कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम मोस्ट सूटेबल कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन कोर्स ऐप में मिलेंगे आपको DRDO, UPPCL, UP आर्मी सहित ITA की किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, सबसे सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ देते हैं। ज़रूर आप हमारे साथ ज्वाइन हुइए। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर है एक, उसकी करंट गेन जो है वो बीटा है। किस प्रकार का विन्यास है, देखो ट्रांजिस्टर में 3 तरह की करंट गेन होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है दोस्तों, जो करंट गेन बीटा होती है वो कॉमन एमीटर की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन बेस जो है इसकी दोस्तों करंट गेन अल्फ़ा होती है और कॉमन कलेक्टर की जो है वो गामा होती है, ठीक है। अल्फ़ा का मान इकाई से कम होता है, बीटा का मान इकाई से बहुत अधिक होता है और गामा का मान बीटा +1 होता है, यानी बीटा से 1 अधिक होता है। तीनों का याद रखना, यानी सर्वाधिक करंट गेन किसकी है, अगर कोई आपसे ये पूछे तो ध्यान रखना है कॉमन कलेक्टर की है। इकाई से कम करंट गेन अगर है तो वो कॉमन बेस की है, ठीक है। यानी अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो उत्तर रहेगा बीटा के मामले में, तो फिर आपका बी उत्तर है ना, कॉमन एमीटर की गेन बीटा कहलाती है। चलिए सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन प्राइमरी सेल नहीं है। अरे नहीं है पूछा है, ध्यान से देखो भाई, निकिल कैडमियम ही नहीं है फिर तो, है ना। निकिल कैडमियम एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, इसकी प्लेटें निकिल और कैडमियम की बनी होती हैं। देखो कार्बन जिंक सेल, जिसे अपन ड्राई सेल या लेकलांची सेल भी बोलते हैं, ये भी प्राथमिक है। सिल्वर ऑक्साइड भी है और सिल्वर जिंक भी है ना। सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर जिंक बात एक ही है, एनोड कैथोड के नाम दिए हुए हैं। तो बाकी तीनों प्राइमरी है, निकिल कैडमियम जो है वो प्राइमरी सेल नहीं है। सवाल नंबर 5वां, 100 वोल्ट सप्लाई से एक बैटरी को चार्ज किया जाना है, लेकिन बैटरी की वोल्टेज तो मात्र 12 वोल्ट है। चार्जिंग की करंट 1 एम्पियर रखेंगे और चार्जिंग का समय है वो 10 घंटे रहेगा। इसके लिए आवश्यक प्रतिरोध मान बताइए। देखो प्रतिरोध मान कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है, मैं आपको समझा दूँ दोस्तों। मान लीजिए कि ये है वो बैटरी जिसे हम चार्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें बताया गया कि इस बैटरी की वोल्टेज तो मात्र 12 वोल्ट है, तो फिर क्या करें, फिर ये करें कि इस बैटरी के श्रेणी क्रम में यहाँ एक रेजिस्टर जोड़ें जो इसे यहाँ 100 वोल्ट से आवेशित करवा सके आराम से। देखो दोस्तों, अगर पॉइंटों को आप ध्यान से देखें, सिंपल चीज़ है कि हमें यहाँ पर जो है ना, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 88 वोल्ट इस रेजिस्टर पर ड्रॉप करवाने। क्यों, बैटरी तो 12 वोल्ट ही सहन करेगी, हमारे पास कितने हैं 100 वोल्ट, यानी 88 वोल्ट इसको देने। और इस पूरे चार्जिंग सिस्टम के दौरान जो करंट की वैल्यू रहेगी वो कितनी चलनी है, 1 एम्पियर। बैटरी के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस है तो 1 एम्पियर धारा इसमें से भी तो चलेगी ना, यानी 88 वोल्ट और 1 एम्पियर
धारा चलेगी, R बराबर V बटे I करेंगे, 88 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, याद रख लेना। इसमें एक इंक्लूड और करते हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देकर भी कर देते हैं। अगले टेस्ट में कभी ज़रूर दूंगा उस तरह का सवाल भी। आप हमारे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 स्लॉट और 4 पोल है, अल्टरनेटर में स्लॉट एंगल की गणना करें। दोस्तों स्लॉट एंगल का मतलब होता है एक खांचे के लिए वाइंडिंग कितने डिग्री की है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है, उसमें आप स्लॉट का भाग दे दीजिए। दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। यहाँ पर आपको पोल 4 दिए हुए हैं, 36 स्लॉट का आपको भाग दे देना है यहाँ पर। जैसे ही आप इससे डिवाइड करते हैं तो देखो आंसर आएगा आपका 20 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, ख़ास तौर से UPPCL TG2 जैसे बड़े एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। काफ़ी कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। आइए ज़रा अगला सवाल देखो, आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न में से कौन सी है। सवाल देखते ही आप एक चीज़ तो समझ जाओ कि दी गई ऑप्शन में जो वोल्टेज है वो सभी की सभी ट्रांसमिशन वोल्टेज है, इतना तो कन्फर्म है। बट सवाल पूछा है कि आइडियल कौन सी है। दोस्तों आइडियल मानते हैं 400 kV को, ठीक है। 400 किलोवोल्ट सप्लाई जो होती है वो आदर्श संचरण वोल्टता मानते हैं। वैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज 22 किलोवोल्ट से शुरू होती है और 765 kV तक चलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 750 765 दोनों में से एक ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं ना। सवाल नंबर 8वां, निम्न में से कौन एक मापी यंत्र में कृत्रिम वृद्धावस्था से संबंधित है। कृत्रिम वृद्धावस्था का मतलब समझते हो, आर्टिफिशियल मतलब हम सोचते हैं, लेकिन वृद्धावस्था मतलब एज के फ़र्क पड़ता है उसमें, एज के साथ काम करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। देखो इन सब के जो फ़र्क पड़ता है ना, वो पड़ता है परमानेंट मैग्नेट पर, और किसी चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट आपका जो है स्थायी चुंबक होता है एक तरह से, और ये चुंबक जो है उसका समय के साथ मैग्नेटाइज जो है वो कम होता जाता है, धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन घटता जाता है। स्प्रिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंट्रोलिंग फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवमंदक प्रणाली जो डैम्पिंग होती है उस पर भी कोई विशेष फ़र्क। तो B-C ऑप्शन ही सही रहेगा फिलहाल के लिए। परमानेंट मैग्नेट वाला ऑप्शन C ऑप्शन के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि 100 हर्ट्ज पर एडी करंट 100 वाट है, 50 हर्ट्ज पर कितना होगा। माय डियर, एडी करंट हानि के बारे में एक बात याद रखना, ये फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। अब हम देख पा रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी को हमने आधा कर दिया, तो आप इस 1/2 का वर्ग करें, उत्तर आ रहा है 1/4। इसका मतलब अगर फ्रिक्वेंसी आधी होती है तो एडी करंट हानि 1/4 होगी, यानी 25 वाट उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है अपन से। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि मोटर से असंबंधित सुरक्षा युक्ति कौन सी है, यानी इनमें से ऐसा कौन है जिसका उपयोग मोटर में नहीं किया जाता। ध्यान से देखो, अर्थ फॉल्ट रिले मोटर में लगती है, जैसे मोटर में अर्थ आता है तो ट्रिप हो जाती है। अंडर वोल्टेज रिले भी होती है, निर्धारित मान से जैसे कम वोल्टेज आती है तो मोटर ट्रिप हो जाती है। ओवर करंट रिले भी होती है, निर्धारित मान से ज़्यादा करंट अगर जाएगी तो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन बकोलेज रिले जो है ना, ये मोटर में नहीं होती। आप भी जानते हैं अच्छे से क्यों नहीं होती, क्योंकि एकमात्र बकोलेज रिले ही ऐसी रिले है जो केवल और केवल ट्रांसफॉर्मर में लगती है। यानी ये एकमात्र रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में लगती है, इसके अलावा बाकी सभी रिले ट्रांसफार्मर में भी लगती है और मोटर में भी लगती है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ से ट्रांसफार्मर की रिले कौन सी है, तो ट्रांसफार्मर में टोटल होती है, सभी रिले लगती है ट्रांसफार्मर में। डी उत्तर रहेगा, बकोलेज रिले ही करेंगे, उत्तर सही है यहाँ पर। अगला सवाल देखो, दिए गए परिपथ में लोड करंट की गणना करें जब लोड प्रतिरोध का मान 6 ओम हो।
यानी यहाँ पर 6 ओम है। देखो 4 ओम ये रहा इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, 6 ओम लोड प्रतिरोध है। 30 वोल्ट सोर्स के लिए दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो 10 ओम का हो गया है ना। 30 वोल्ट में जब आप 10 ओम का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3 एम्पियर। तो लोड में से यहाँ पर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाट सेकंड किसकी इकाई है। बहुत सिंपल है, यानी वाट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। वाट जो है दोस्तों वो शक्ति की इकाई है और सेकंड जो है वो समय की, शक्ति इंटू समय दोस्तों ये होता है ऊर्जा। एनर्जी के बराबर होता है शक्ति इंटू समय, यानी पावर इंटू टाइम करेंगे तो इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा की इकाई है। वैसे ही देखो शक्ति की इकाई वाट, धारा की एम्पियर और प्रतिबाधा की ओम इकाई होती है। तो ऑप्शन ही अपने सामने एक बचा, वाट सेकंड जो है वो ऊर्जा की इकाई होगी। अगला सवाल कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर चालकता किसकी घटती है। दोस्तों चालकता उसी की घटेगी जो पीटीसी हो। पीटीसी बोले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जिनमें ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता हो तो चालकता घटेगी। पीटीसी में जनरली मेटल्स और कंडक्टर आते हैं और मेटल का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अपने सामने, चांदी है दोस्तों। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन तीनों में एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए ताप के साथ इनकी चालकता बढ़ती है, चांदी की घटती है। फिलहाल ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सबसे उपयुक्त ऑप्शन रहेगा हमारा। सवाल अगला देखो, क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता है। ये मैंने करवा दिया था, लास्ट क्लास में भी यही करवाया था मैंने। निम्न दक्षता और निम्न विकृति होती है, यानी विकृति भी कम होती है तो एफिशिएंसी भी कम। उच्च दक्षता और उच्च विकृति के लिए पूछा जाए तो आपको क्लास सी एम्पलीफायर कर देना है, उसके लिए सही रहता है। अगला सवाल एफईटी के बारे में है कि एफईटी के बारे में गलत स्टेटमेंट की पहचान करो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दोस्तों वोल्टेज चालित युक्ति है, नो प्रॉब्लम, इसका जो भी ऑपरेशन है वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब होता है कि या तो इसमें होल की वजह से या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का संचालन होता है, यानी एफईटी कभी पीएन प्रकार की नहीं होती, या तो पी चैनल एफईटी होगी या फिर एन चैनल एफईटी होगी। जो चैनल बोला जाता है वो इसकी कंडक्टिंग लेयर कहलाती है और एक तरह से मेजॉरिटी कैरियर वाहक है, ये भी ध्यान रखना। बहुसंख्यक जो होता है ना, बस उसी की डिवाइस होती है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है। जैसे पी चैनल है तो फिर इसमें मेजॉरिटी में होल्स है और ये होल्स के कारण ही धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। जो इसकी इनपुट इम्पीडेंस होती है दोस्तों वो निम्न नहीं होती, ये उत्तर इसका गलत है। एक एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस बीजेटी की तुलना में बहुत अधिक होता है। गेट, ड्रेन, सोर्स, बॉडी नाम के 4 सिरे होते हैं, ठीक है 4 मान लेते हैं, वैसे तो 3 ही होते हैं क्योंकि बॉडी और जो इसका गेट सिरा होता है वो आपस में शॉर्टी रहते हैं, एक गेट निकाल देते हैं वहाँ से, इंटरनली जुड़े रहते हैं। तो गेट, ड्रेन, सोर्स 3 सिरे होते हैं वैसे, बट ओवरऑल 4 सिरे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। सिंक्रोनस मोटर की पूर्ण भार पर स्लिप कितनी होगी। पूर्ण भार पर पूछे, चाहे आधे भार पर पूछे, चाहे नो लोड पर पूछे, सिंक्रोनस मोटर में कोई स्लिप नहीं होती है। बड़ी विशेषता है इस मोटर की कि नो लोड और फुल लोड गति हमेशा बराबर होती है, सिंक्रोनस गति और रोटर गति हमेशा बराबर होती है। सवाल नंबर 17 आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैपिटल कॉस्ट किस प्लांट की अधिक है। दोस्तों कैपिटल कॉस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की होगी, इससे ज़्यादा किसी की पूंजीगत लागत नहीं हो सकती। न्यूनतम अगर पूछे तो हाइडल की होगी कैपिटल कॉस्ट, यहाँ कोई आपको कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। निम्न में से कौन शुष्क सेल है। ड्राई सेल को कार्बन जिंक बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसका एनोड जो है वो कार्बन का और कैथोड जो है वो जिंक का होता है ना।
और NH4Cl क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। 1.5 वोल्ट और 2 एम्पियर आवर इसकी कैपेसिटी होती है। लगभग 6 से 12 मंथ के आसपास लाइफ होती है। शुष्क सेल के बारे में तो जितना आप पढ़ सकते हैं याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है ड्राई सेल के बारे में। तो सवाल नंबर 19वां, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स चालकों के बंडल में स्टील तार का काम क्या है? एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करवाता है। यानी एल्यूमिनियम जो होते हैं उनका काम तो है धारा चालन करना, और स्टील जो है इनका काम है टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। तनन सामर्थ्य बोल सकते हैं। डी उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। सवाल 20वां, 3 कला 4 तार प्रणाली का उपयोग कहाँ करते हैं? यानी 3 फेज और 4 वायर कहाँ होता है? 4 वायर में दोस्तों तीनों फेज RYB के साथ चौथी तार न्यूट्रल की होती है। न्यूट्रल की तार की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें कोई लोड कनेक्ट करना हो। लोड हमेशा एक उपभोक्ता की तरफ माना जाता है जिसे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों लाइनें हमेशा 3 फेज और 3 वायर ही होती है, क्योंकि इनमें कभी भी कंज्यूमर कनेक्ट नहीं होता। ट्रैक्शन जॉब में जब DC मोटर काम में लेते हैं तो सीरीज समांतर में गति का अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है दोस्तों, क्योंकि या तो समांतर और या श्रेणी में जोड़ते हैं तो एक बार गति आधी और एक बार गति दोगुनी होती है, इसलिए ओवरऑल कहते हैं कि 1:4 का रेशियो इसमें माना जाता है। सवाल, इंडक्शन मोटर में रोटर और गति में अगर रोटर का प्रतिरोध वर्धित हो यानी बढ़ा हुआ हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हम सब जानते हैं कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती है, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि अगर रोटर प्रतिरोध उच्च होगा तो गति कम होगी, जैसे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें अधिक टॉर्क मिलेगा लेकिन गति कम हो जाएगी जब रोटर में प्रतिरोध अधिक होगा। दोबारा सुन लीजिए, यदि रोटर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो मोटर की गति कम होगी लेकिन टॉर्क ज़्यादा होगा। बी उत्तर कर देंगे। मैक्सिमम टॉर्क ऑक्यूर्स एट लोअर स्पीड, यानी निम्न गति पर अधिक टॉर्क या उच्च टॉर्क हमें मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि RL श्रेणी परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F हर्ट्ज है। यदि सभी घटक दोगुने हो जाते हैं तो नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दोस्तों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2π√LC, राइट। सभी घटक दोगुना होने का मतलब है इंडक्टर भी दोगुना हो गया और कैपेसिटर भी दोगुना हो गया। जैसे ही आप इनका दोगुना करके रूट निकालते हैं तो देखना उत्तर आएगा फ्रीक्वेंसी बटा 2, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और सवाल 25वां आपके सामने है कि डेल्टा डेल्टा वाले ट्रांसफार्मर में यदि एक डेल्टा खुला हो जाता है तो धारिता कितनी होगी? डेल्टा डेल्टा बोलते हैं दोस्तों ओपन होने के बाद VV बैंक को, यानी एक खुला डेल्टा VV बैंक कहलाता है और ऐसे में 58% भार जो है वो उठाता है। 57.7 कर देंगे, सी उत्तर के साथ जाएंगे। बस दोस्तों, ये था आज का हमारा टेस्ट 49 नंबर टेस्ट कल होगा। ऐप डाउनलोड करके तैयार रहिए। वेबसाइट से इसकी PDF डाउनलोड कर लो। वेबसाइट पर भी टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से भी टेस्ट अटेंड कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।